ये जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है ना, वो सेम इसी पैटर्न पे होगा जैसा इस पेपर में आपको दिया गया है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सेम वही चैप्टर्स आ रहे हैं, तो पैटर्न भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपका जो पेपर है वो इन सेक्शंस में बटा है, 6 सेक्शन में, A B C D E F, और F में आपको यहाँ पर मैप भी देखने को मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कवर करा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आपके 40 नंबर कम से कम आ जाएंगे आपके इस एग्जाम में। कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर ये पेपर भी अच्छे से करके जा रहे हैं तो भी आपको काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है संघवाद यानी फेडरलिज्म। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू द गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? आंसर है सी, मल्च बनना। आंसर है सी, मल्चिंग। राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? तो यहाँ पर जो मनोनीत है वो है बी, 12 लोगों को कराया जाता है। 4 4 4 3 बार कराया जाता है, 4 4 4 के टर्म में, तो 12 लोग मनोनीत होते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट? तो ये ना एक ऑर्डर दे रखा है आपको, मतलब एक समय की बात कर रखी है, कौन सा किसके बाद आता है उसके समय के हिसाब से आपको इनको सेट करना है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो दिया गया है वो बिल्कुल सेट है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ सारे सवाल इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, देखिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं। What was the reason of defeat of नवाब सिराजुद्दौला in Battle of प्लासी? भाई बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, उसका मेन कारण क्या था? ये था आंसर ए, मीर जाफर की टुकड़ियों को युद्ध में भाग नहीं लेना। तो कई सारी टुकड़ियां थी जो भाग नहीं ली इस बैटल ऑफ प्लासी में, इस कारण से इन्हें दिक्कत आ गई थी। भारत में 75 रुपए का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, किस विषय के निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? भाई नोट जो प्रिंट होता है और रन होता है कंट्री में, उसको कौन चलाता है, कौन करता है, कौन सी संस्था काम करती है, क्या करता होता है उसका? तो यहाँ पर है केंद्र सरकार के अंडर है कि वो इस नोट को लागू करेगी या नहीं करेगी। तो इसका आंसर ए है, इसका भी आंसर ए है। अब बात करते हैं इसके 7th पार्ट की। मांझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? विच हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज मांझा प्रवास? तो इसके जो ऑथर थे वो थे हमारे विष्णु भट्ट गोडसे। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का जो अंग नहीं है वो है ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, एक ऐसी बॉडी जो किसी भी सरकार से दब के नहीं है, ये खुले ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इन विच पर्सन डिड बहादुर शाह जफर स्पेंड लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? भाई किस जेल में बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी के दिन बिताए थे? तो ये था रंगून जेल। ये बहुत ही विशेष जेल है, इसके बारे में 3-4 लाइनें लिखने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद है यहाँ पर मनोज is a 12-year-old boy. He is working in cloth making factory. State which of the following fundamental law of Manoj is being violated? भाई 12 ईयर का है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कौन सा अधिकार उसका वायलेट हो रहा है? तो जो उसका अधिकार हो रहा है, शोषण हो रहा है उसका, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? इनमें से कौन सी देश कॉफी का सबसे अधिक उत्पादक करता है? तो यहाँ पर है आपका ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी यहाँ पर बनाई, उत्पादक मतलब पैदावार सबसे ज्यादा होती है। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा फीचर है? 12वां सवाल रह गया, एक सेकेंड। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1651 एट द बैंक ऑफ रिवर। भाई कौन से रिवर के यहाँ पर ये इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई थी? इसका आंसर है ए, हुगली।
ओके। यहाँ पूछा गया था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अंतर आत्मा है। तो यहाँ पर 13th का आंसर हो जाएगा आपका ए, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार जो है ना, इस कारण से हम जीवित हैं, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो सरकार बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा शोषण कर सकती है। इसके बाद है आपका ये, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइडली फेमस एज शेर ए मैसूर। निम्नलिखित में से कौन से, किसको हम शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं और ये प्रसिद्ध है? तो ये है हमारे टीपू सुल्तान, बी। भाई शेर की तरह लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वही होता है शेर ए मैसूर। तो मैसूर के रहने वाले टीपू सुल्तान इसके अंदर है। अब आपका 15th क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, ये डेमोक्रेटिक है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन होने वाले ही डेमोक्रेसी को, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही सही है, बट रीजन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शुरू। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। भाई राइस की पैदावार के लिए आपको कौन सी भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए? ऐसे ही वीट की पैदावार के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति या नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए, जियोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए? तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको शो कर रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये राइस के लिए है और ये है वीट के लिए। ये राइस के लिए और ये वीट के लिए। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख के कर लीजिए। और ये है आपका राइस के लिए और ये है वीट के लिए हिंदी मीडियम में। तो दोनों ही मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखे हैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति का क्या महत्व रहा था, अंग्रेज कैसे इस नीति से आगे बढ़ते गए? तो तीसरा आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेके आए थे 1848 से 1856 में। इन्होंने ये सारे जो जगह थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिए थे। ये मैंने इंग्लिश मीडियम में दिखा दिया था आपको, और ये है आपका हिंदी मीडियम में। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम में ये आने ही आने हैं। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से आपका सबसे प्रिय मौलिक अधिकार कौन सा है? कोई कारण बताइए। भाई सबसे प्रिय अधिकार कौन सा है? भाई 6 मौलिक अधिकार हैं, उस 6 में से आपको कौन सा मौलिक अधिकार सबसे प्रभावी लगता है और उसका एक रीजन भी बताइए। तो यहाँ पर आपको ये सारे मौलिक अधिकार लिख दिए गए हैं। आपसे ये कहा गया है कि किसी एक के बारे में आप अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से किसी एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और काम हो जाएगा आपका। अब आ गया 5वां सवाल। यहाँ पे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े दिए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का आंसर दीजिए। भाई ये काल्पनिक संसद है, सांसदों की संख्या इतनी है, बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है? भाई टोटल 70 है, तो यानी 35 से अधिक चाहिए सांसद, ताकि बहुमत मिल सके संसद में। तो यहाँ पर 5वें का आंसर जो है वो यहाँ दे रखा है आपको, 35 से अधिक मतलब 36, और अगर नहीं है तो फिर अलायंस यानी किसी पार्टी के साथ मिलके हमें सरकार बनानी होगी। तो यहाँ पर आपका 35 हो गया। ये आपको पूछा गया है कि कैसे संभावना तलाशी जाएगी अगर बहुमत नहीं है, तो आप किसी पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाएंगे। और व्हाट वर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या डिमांड थी ऐसा करने के लिए? तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ये है इंग्लिश में। ये जो सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको पिन कर दूंगा अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप पूरा समझ पा रहे हैं इस सवालों को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने इसको जल्दी ही तैयार किया है। इसके बाद आपके थिंकिंग के बेस पे ये सवाल पूछे गए हैं। कुछ भी लिखेंगे 1-2 नंबर तो आपका कम से कम आना ही आना है इस सवाल में, इनको छोड़ा नहीं जाता। पूछा गया है कि यदि आप 1857 के बगावत के समय एक भारतीय सैनिक होते तो आप विद्रोहियों को समर्थन में कौन कौन सा कदम उठाते? ऐसे ही पूछा गया यदि आप 1857 के बगावत के समय आम भारतीय नागरिक होते
तो विद्रोह में किस प्रकार हिस्सा लेते। तो दोनों ही बात में आपको 3-3 पॉइंट लिखने हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको लगेगा वो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, चाहे आप कुछ भी रिलेटेड हल्का सा अटैच कर दीजिए। 7th क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। जल संरक्षण के कोई 3 उपाय, सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के 3-3 उपाय। तो यहाँ पर आपको सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के उपाय, तो ये 3-3 तरीके हैं। कई बार आपसे ड्रिप स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम के बारे में अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में आपसे पूरी जानकारी हो। तो ये हो गया आपका 7। इसके बाद है आपका अगला सवाल दीर्घ उत्तर। ये आपके हैं 10 नंबर का, 5-5 नंबर के सवाल है ये। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। गठबंधन सरकार प्रश्नकाल के बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आवर कोalition गवर्नमेंट के साथ साथ एक डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के आपको कुछ आइडिया देना है कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे हम कम कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, घरों में जो हिंसा हो जाती है उसके बारे में। तो यहाँ पर 8वां सवाल ये रहा आपका। कोalition गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ही विचित्र सरकार होती है, जिसमें पार्टीज मिल के सरकार बनाती हैं, दावा पेश करती हैं। क्वेश्चन आवर के फायदे ये हैं, और ये हम तरीके अपनाते हैं वायलेंस को रोकने के लिए। भाई सबका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अवेयरनेस जानना जरूरी है कि क्या चीज़ होता है। वॉइस, इसके अगेंस्ट वॉइस उठाना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम में, और यही सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी आपके लिए दे रखा है, ये हिंदी में। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। घरेलू हिंसा को रोकने वाले ये नीचे पॉइंट्स हैं अथवा में। पेपर जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं आता, बट पॉइंट में लिखना होता है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें। अब यहाँ पे है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। अब ये गद्यांश नीचे जो है ये आपको पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद नीचे दिए गए ये 3 सवाल हैं, तो इन 3 सवालों के उत्तर मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका इंग्लिश में है आंसर 9th का, देखो ये रहा, और ये है आपका हिंदी में। ये 9th का दिखा दिया मैंने, स्थानांतरित वाली, ठीक है। तो 9th का यहाँ से आप देख के कर लीजिए। 10th का क्वेश्चन का आंसर मैं अब यहाँ दिखा देता हूँ आपको। 10th का ये रहा, ये स्टेटमेंट वाले, वो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसका आंसर है ये, जो 10th का मैंने अभी दिखाया जस्ट 2 मिनट पहले, वो ये रहा 10th का, ठीक है। ऐसे 11th में भी आपको यहाँ पर दे रखा है पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ में ना अब डायरेक्टली आंसर्स नहीं होते, तो पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या होगा, बट डायरेक्टली आंसर्स नहीं होते इसके अंदर। तो आप 11वें का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा इसको। ऐसे ही 12वां भी है और 13वां भी है। तो अब इसमें अच्छे खासे केस स्टडी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इनको पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इनके आंसर्स। तो 11वें का आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में, ये पॉइंट वाइज लिखने में मुझे बहुत समय लगा, मैं आपको कराना चाहता हूँ इसलिए मैंने समय दिया। तो ये 13वां आंसर भी हो गया, और यहाँ पर 11वां, उसके बाद ये 12वां। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे ऐसे लिखने में, और ये 13वां। तो आपके पास समय है, पूरा अच्छे से करके तभी जाइएगा एग्जाम में, तभी मजा आएगा, ठीक है। अब मानचित्र पे आधारित सवाल है। पॉलिटिकल मैप में आपको इन चीज़ों को दर्शाना है। कुछ स्टेट्स हैं, कुछ सिटीज़ के नाम हैं, और ये कहाँ कहाँ पर है। तो 14th का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, दिल्ली, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, झांसी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को दिखाना होता है। देखो ये है पॉइंट, ठीक है। ये है क्या? बनारस, ये लखनऊ, ये अलीगढ़, ये बरेली, ये दिल्ली, ये झांसी। तो ये आपको दिखाना है, और आपने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना विजुअली चैलेंज होते हैं, वो देख नहीं पाते,
तो उनके लिए ये सवाल होते हैं। तो ये सवाल के आंसर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ये 14th क्वेश्चन का जो था आंसर ये लिख रखा है। मैप तो मैंने दिखाई दिया आपको, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आंसर लिख रखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाला हो गया और ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ये भी तैयार कर लें। इतने क्वेश्चन भी अगर तैयार कर लेते हैं तो उनके 30 से ज़्यादा नंबर, यानी 60 नंबर का पेपर है तो आपके 50% से ज़्यादा नंबर आने ही आने हैं इसी पेपर से। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।